नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो कि 2020 में है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना है वो कब तक होगा? 2024 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब 2020 पॉलिसी के पहले भी हमारे पास कई सारी पॉलिसीज़ आई थी। जैसे 1968 में था, फिर 1986 में आई, फिर 1992 में जो 1986 जो कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम आई थी, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए। जो 1986 की जो पॉलिसीज़ थी वो बेस्ड थी एक्सेस पर, मतलब कि जो एजुकेशन है वो केवल सबको दिया जाएगा। वो इक्वालिटी के बेस्ड पर थी, क्वालिटी के बेस्ड पर थी, अफोर्डेबिलिटी के बेस पर थी। ये सारी चीज़ें कुछ उसमें की गई। अब जो 2020 के पहले भी अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड। पहले अगर हम बात करते हैं डीपीएसपी की, तो जहाँ आर्टिकल 45 है हमारे पास, आर्टिकल 39 क्लॉज एफ है जहाँ एजुकेशन से रिलेटेड बात की गई। वहीं बात करते हैं अगर हम 86 अमेंडमेंट की, जिसमें आर्टिकल 21 कैपिटल ए आया, जहाँ 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के एजुकेशन की बात आई। इसके अलावा भी एजुकेशन राइट एक्ट 2009 बना। उसके बाद कई सारे हमारे पास कैंपेन्स रहे, सर्व शिक्षा अभियान रहा, मिड डे मील रही, ये सारी चीज़ें भी रहीं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, जो एजुकेशन है हमारा एक कहाँ आता है, वो एक कंकरेंट लिस्ट में है। ये पहले स्टेट लिस्ट में था, बट आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट ये जो सब्जेक्ट मैटर था एजुकेशन का, वो स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र करके कहाँ ले आया गया? कंकरेंट लिस्ट में लाया गया। तो जैसा कि 2020 पॉलिसी के पहले भी हमारे पास कई सारी चीज़ें थी, बट जो ये अभी नई पॉलिसी आई है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं, और इसका जो मेन फोकस है या जो चेंजेस हैं इसमें कई सारी चीज़ों पर ये पॉलिसी बेस्ड है। सबसे पहले ये फ्लेक्सिबिलिटी पर है, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शंस या फिर एजुकेशन की बात करती है, तीसरा एथिक्स है, मोरल्स है, होलिस्टिक एजुकेशंस की बात करती है, उसके बाद स्किल्स एंड डेवलपमेंट की बात कर रही है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात कर रही है, उसके बाद क्रिएटिविटी। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, इनको कंसीडर किया जाएगा, इन पर काम करने की कोशिश की जाएगी या इन पर काम किया जाएगा। अब जो बहुत बड़े बड़े चेंजेज आए हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चेंज आया, जो एमएचआरडी था उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। दूसरी चीज़, यूजीसी को हटाने की बात हो रही है। तीसरी चीज़, जो 10+2 के बेस पर हमारी पढ़ाई होती थी वो भी चेंज हो गई है, और अब वो हो गई है 5+3+3+4। ये जो कैटेगरी डिवाइड है, एक एलिमेंट इसमें एज ग्रुप है काफ़ी, जैसे 6 to 8 है, 8 to 11, 11 to 14, 14 to 18 ऑनवर्ड्स, ऐसे एज ग्रुप में ये डिवाइड है। अब जो क्लास 5th तक की वो पढ़ाई होनी है, वो एक फाउंडेशन स्टेज के, जो कि एनसीईआरटी प्रिपेयर करेगी, जिसमें स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलम क्या होंगी, एक्टिविटीज़ भी होंगी, जिसमें सारे बच्चे क्या करेंगे, पार्ट ले सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि सारी और सारी पढ़ाई किताबों के जोर पर ही, नहीं, कुछ ना कुछ बोझ हल्का किया जाएगा उनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में रखते हुए। उसके बाद काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं या काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। अगर हम पढ़ाई के रिस्पेक्ट में बात करें या बच्चों के रिस्पेक्ट में बात करें तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं, और वहीं अगर हम टीचर्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ भी चेंज हुआ, जिसमें नेशनल करिकुलम फोरम फॉर टीचिंग टीचर एजुकेशन की बात आई है, जिसमें कहा यह गया कि एनसीईआरटी क्या करेगी, एक प्रिपेयर करेगी या एक अथॉरिटी है, और जिसमें ये तैयार किया जाएगा कि 2030 तक जो भी क्वालिफिकेशन होगी टीचर्स की, एक तरह से देखा जाए कि 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की होगी। अभी जो हमारा एक्सपेंडिचर, जो हमारा फंड है एजुकेशन पे, वो 1.6 है, उसको इंक्रीज करके कितना किया गया, 6% किया गया। उसके बाद ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है हमारा, अभी जो है हमारा 26.3% है, और 2035 तक उसे हम 50% कोशिश करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद
एमफिल की डिग्री को डिसकंटिन्यूड किया गया और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट या फिर पीएचडी या जो डॉक्टरेट लेवल की हैं उनमें क्या कहेंगे, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें सुधार की गई और उन्हें भी इन्हांस किया गया। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो है जो बनी चीज़ें वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें आईआईटीज़ एंड आईआईएम्स को इंक्लूड किया गया है जो कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे ग्लोबल लेवल के एजुकेशन को। हाँ, इसमें क्या होगा, जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं एक सिलेबस प्रेस्क्राइब करेंगी जो कि ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया के रिस्पेक्ट में ही काम करे, वो ग्लोबल लेवल पर भी क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। उसके बाद क्या होता है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बने जो कि एक अपेक्स बॉडी होगी किस चीज़ के लिए, जो कि रिसर्च सेंटर को क्या करेंगे, कैसे उन्हें रेगुलेट करना है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने हैं। उसके बाद आती है हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सी? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक होल सोल बॉडी है जो कि हायर एजुकेशन के सिस्टम को रेगुलेट करेगी। हाँ, इसमें मेडिकल और लीगल जो फील्ड हैं इनको क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। तो जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि एक होल सोल बॉडी होगी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, उसके साथ 4 चीज़ों को और इंक्लूड किया गया। वो 4 चीज़ें कौन सी है? पहली चीज़ है उसमें नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो कि एक किस चीज़ के लिए काम करेगी, रेगुलेशंस के ऊपर काम करेगी, वो रेगुलेशंस बनाएगी। दूसरी क्या है, जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये क्या करेगी, एक स्टैंडर्ड सेट करेगी किस हर एजुकेशन का। तीसरी चीज़ क्या है, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग, मतलब जो तीसरी चीज़ है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल है, ये क्या करेगी, एक फंड को क्या करेगी, ग्रांट करेगी, कैसे फंड, कितना फंड, किसको क्या देना है। और जो लास्ट इसमें है वो है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि NAC, एक तरह से देखा जाए कि किसी भी इंस्टीट्यूट को कैसे हम उसकी क्रेडिट को देखेंगे, ये चीज़ें क्या करेगी, ये बताएंगी। तो जो ये नई पॉलिसी है इसमें ये काफ़ी ये सारे चेंजेस रहे हैं। अब जो एजुकेशन या फिर जो बच्चों से रिलेटेड चेंजेस थे वही कि उसमें 10+2 हटा दिया, इसमें एक फिर क्रेडिट सिस्टम लाया गया है। बच्चा क्या होता है कि इसमें ज़रूरी वो ड्रॉप भी कर सकता है, किसी भी एजुकेशन 1 साल ड्रॉप करे दूसरे साल फिर से आके पढ़ सकता है। उसके बाद क्या है, जो इसमें रिजिड जो था पहले कि साइंस वाला साइंस ही पढ़ेगा, आर्ट वाला आर्ट, ये सारी चीज़ें चेंज कर देगी। साइंस वाला का अगर इंटरेस्ट आर्ट में है, ह्यूमैनिटीज़ में, तो वो पढ़ सकता है। अगर आर्ट वाले का इंटरेस्ट साइंस में है तो कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ सकते हैं एक दूसरे से। तो ये रही सारी चेंजेस। उम्मीद है ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करो इसमें जो सारे चेंजेस है उसको एक पॉइंटर बना के लिख लीजिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।